जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो आज हम लोग भूगोल के टॉपिक में जो हम पढ़ रहे थे लिथोस्फीयर स्थलमंडल, तो उसमें हम लोगों ने रॉक्स, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक ये टॉपिक मतलब चट्टान, ज्वालामुखी और भूकंप, इन टॉपिक को पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विभिन्न स्थलाकृतियाँ, ठीक, चाहे वो माउंटेन्स के संदर्भ में हो या मैदान या पठार, इनमें जो भी डिफरेंस मतलब अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफिक शेप बनती हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं है सब्सक्राइब करने का, फिर भी आप लोग नहीं करते हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। निर्माण के आधार पर अगर हम बात करें तो स्थला जो कृतियाँ होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक, वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, एक तो पर्वत, पठार और मैदान। तो सबसे पहले हम बात पर्वत की ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम पर्वत की करते हैं। ठीक, तो पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पर्वत? सबसे पहले तो एक ब्लॉक पर्वत हो गया। ठीक, कौन से पर्वत? ब्लॉक पर्वत। उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा अवशिष्ट पर्वत होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स। ठीक, संचित पर्वत होते हैं और जो चौथा पॉइंट है वो है वलित पर्वत। क्लियर? अब हम एक एक करके जानते हैं कि ये जो पर्वत होते हैं ये क्यों कहलाते हैं, जो इनके नाम है ब्लॉक पर्वत, या इनके बारे में। ठीक, तो जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं। ठीक, अब जैसे ये मध्य भाग है ये धंस जाता है तो जो अगल बगल के भाग होते हैं वो ऊंचे उठे दिखाई देते हैं ना, ये देखिए। तो ये क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत होते हैं। और बीच में जो भाग धंस जाता है उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे जो होते हैं तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। तो ये ब्लॉक पर्वत आपने जाना ना कि बीच में धंस जाए और साइड वाले जो हिस्सा होता है वो उठ जाए, और उनके बीच में जो धंसा हुआ भाग उसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। बस सिंपल सी डिफिनीशन है, या इनके बारे में समझने के लिए बाई फिगर आप समझेंगे खुद बना के तो बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो वो होता है इसके एग्ज़ाम्पल्स। ठीक, तो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो वाजेस पर्वत आता है, ये फ्रांस में पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में पड़ता है, और साल्ट रेंज जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये हैं ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन के एग्ज़ाम्पल। अब पर्वत निर्माण के कुछ विभिन्न सिद्धांत हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भूसन्नति सिद्धांत जो है ये किस भूगोलवेत्ता ने दिया था? ये जो कोबर ने दिया था। तापीय संकुचन जेफ्रिच, महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर, संवहन तरंग होम्स, रेडियो एक्टिविटी जोली, प्लेट विवर्तनिक हैरी हेस। तो थोड़ा सा देखते हैं जो स्टार लगा क्यों लगा है। तो प्लेट विवर्तनिकी जो शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग जो है वो टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय जो है वो WJ मॉर्गन को दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में हो गई है। अब एक और नॉलेज लेते हैं एक्स्ट्रा के रूप में, नोट। ठीक, नोट पढ़ लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी की बात करें तो जॉर्डन नदी की घाटी है। ये जो पॉइंट नोट में लिखे रहते हैं इनको तो आप एकदम परफेक्ट याद रखिए, कहीं एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। ठीक, तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी की बात करें, रिफ्ट घाटी क्या होता है? ब्लॉक पर्वत में जो भाग धंस जाता है ना, तो उसी धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। अभी आप लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा था। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी की बात करें तो वो है जॉर्डन नदी की घाटी, जो लाल सागर की बेसिन से होते हुए जेम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। तो ये बात हो गई ब्लॉक पर्वत की।
अब नेक्स्ट माउंटेन की बात करते हैं तो हम लोग चलते हैं अवशिष्ट पर्वत की ओर, यानी रेजिडुअल माउंटेन। तो ये पर्वत चट्टान के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। ठीक, चट्टान के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, मतलब चट्टानों में क्षरण होता रहता है, और ये क्षरण जो होता रहता है तो क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं टूटते रहते हैं। ठीक, अपरदन होता है उनका। तो इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना होगा, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ, ठीक, राजमहल की पहाड़ियाँ सब भारत में पड़ती हैं। विश्व में बात करें तो सियरा जो पड़ता है ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है और स्पेन में है। गैसा एवं बूटे की बात करें तो ये पर्वत अमेरिका में है। क्लियर। अब संचित पर्वत की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, ठीक, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत जो होते हैं वो संचित पर्वत कहते हैं। तो देखिए, संचित से आप समझ ही सकते हैं कि कई चीज़ें मिलकर इकट्ठा हो रही हैं। तो अगर भूपटल है, भूपटल में भाई मिट्टी हुआ, बालू हुआ, कंकड़ हुआ, ठीक, और कई पत्थर, फिर लावा भी आ जाए, वहीं जम जाए, तो ये ढेर बना लेते हैं पर्वत की तरह, तो वही क्या हो जाते हैं, संचित पर्वत हो जाते हैं। ठीक, और रेगिस्तान में बनने वाले बालू के जो स्तूप हैं इसी श्रेणी में आते हैं, संचित पर्वत की श्रेणी में। तो इजी है ना डेफिनेशन याद करने की, एक बार समझ लीजिए कि तो हमको नहीं लगता याद करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद लास्ट है वलित पर्वत। तो वलित पर्वत क्या होते हैं, मतलब फोल्ड माउंटेन। तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के, देखिए फोल्ड तो कैसे बनेंगे, मुड़ने से बनेंगे, है ना, आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत होते हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज़ हो गया, एंडीज़ हो गया। तो ये सब जो हैं वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। और विश्व में विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और मतलब ऊपर से ही बनते हैं, लेकिन ये क्या है, फैक्ट बेस है, तो ये आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो श्रेणी है वो एंडीज़ पर्वत श्रेणी है, और ये कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और वो भी उसके पश्चिमी तट में है। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर, नेपाल में, आप सबको पता है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। ठीक, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, और इस कितनी हाइट है, 5,895 मीटर, और ये तंजानिया में स्थित है। वलित, नेक्स्ट पॉइंट है कि वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। आज जहां हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में तेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठता गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, तो हिमालय की जगह पहले क्या था, एक तेथिस सागर हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू। अब क्वेश्चन अगर बन जाए कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू के निकट है क्या, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर आपको याद रखना है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है, और कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। तो पर्वत के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, 4 प्रकार के जो पर्वत होते हैं, और वो 4 प्रकार के पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, और कुछ उनसे जुड़े हुए पॉइंट्स कि कौन सा पर्वत ऊंचा है ना, सब, और साउथ अमेरिका में कौन सा पर्वत है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट। अब बात पठार की करते हैं। तो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा हो तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, मतलब ऊंचाई हो, और जो शीर्ष भाग होता है वो चौड़ा हो और सपाट हो। ठीक, तो ये क्या होता है, पठार होता है। और पठार की ऊंचाई जो होती है 300 से 500 फीट होती है।
कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठारों की बात करें तो तिब्बत का पठार जो है लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। बोलीविया का पठार 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। कोलंबिया का पठार जो है 7,800 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक, अब पठार के प्रकार भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी देखते हैं। तो पहला तो है अंतर पर्वतीय पठार। ये क्या होता है? पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। देखिए अंतर पर्वतीय मतलब पर्वत के बीच बना पठार। पर्वतपदीय पठार मतलब पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। महाद्वीपीय पठार की बात करें, ये क्या होते हैं? तो जब पृथ्वी के भीतर जमा लयकोलित भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तो ये महाद्वीपीय पठार होते हैं। सॉरी, तटीय पठार, तटीय जो पठार होते हैं ये क्या होते हैं? तो समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार तटीय पठार होते हैं। क्लियर। इसके बाद गुंबदाकार पठार क्या होते हैं? तो चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित जो पठार होते हैं वो गुंबदाकार होते हैं, जैसे रामगढ़ गुंबद, ये भारत में पड़ता है। तो ये पठार के बारे में हो गई। ये स्थलाकृतियाँ हैं, इससे बनती हैं। मैदान की बात कर लेते हैं। तो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले जो भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? मैदान। और मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अपर्दनात्मक मैदान। तो नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है। जैसे लोएस का मैदान हो गया। तो लोएस का मैदान ये होता क्या है कि भाई हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित होता है। हवा खूब सारी मिट्टी और बालू उड़ा के लाती है तो वहाँ पर लोएस का मैदान बनता है। कार्स्ट मैदान क्या होता है? चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित जो मैदान होता है वो कार्स्ट मैदान होता है। संप्राय मैदान क्या होता है? तो समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिसका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है वो संप्राय मैदान होता है। ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर क्या होता है? तो हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं तो ग्लेशियर का मैदान होता है। रेगिस्तानी मैदान, तो वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने अपर्दनात्मक मैदान से पढ़ा। ठीक, कि नदी, हिमानी, पर्वत के अपर्दन के कारण कौन से स्थलाकृतियाँ बनती हैं? मैदानों में। अब निक्षेपात्मक मैदान देखते हैं, ये क्या होता है? तो नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है, जैसे गंगा, सतलज, मिसिसिपी, वांगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ लिया। अब भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक, तो ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने विभिन्न स्थलाकृतियाँ देखी जिनका निर्माण पर्वत, पठार और मैदान के द्वारा होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।